Let us start with discussion of one of the most important gland, endocrine gland of the human body. This is thyroid. थायराइड जैसा कि सब जानते हैं कि दो तरह से थायराइड होता है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म जिसे कहते हैं, दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म। तो थायराइड जो है ये बेसिकली हमारे जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, T3 T4। इसके अलावा भी एक हार्मोन और भी सिक्रीट करता है, थायरोकैल्सिटोनिन, जो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर फंक्शन हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर इनमें कहीं कोई दिक्कत आती है, फंक्शन नहीं ठीक से हो पा रहा है, मेटाबॉलिक फंक्शन में कम या ज़्यादा होने लगे, अगर जब ज़्यादा बेसल मेटाबॉलिक फंक्शन बढ़ जाता है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक। और वही है जब बेसल मेटाबॉलिक फंक्शन कम होता है हमारे शरीर में तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। अब ये देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म हमारे ब्लड में कैसे काम करता है और जो बेसल मेटाबॉलिक फंक्शन है उसको कैसे रेगुलेट करता है, उसको कैसे मेंटेन करता है। तो पहला तो ये हम इसके लिए ये जानना जरूरी है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करता है, वहाँ से वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा जाकर के। एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा जो जाकर के थायराइड ग्लैंड पे अटैक करता है। थायराइड ग्लैंड पे जब स्टिमुलेट होता है तो वहाँ से T3 और T4 सिक्रीट होते हैं जो हमारे ब्लड में ट्रेवल करते हैं और वहाँ लगभग सभी टिश्यूज और सेल्स जो है उसके रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें जाकर के एक्ट करता है वो और हमारे बेसल मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करता है ना। एक तो ये है। दूसरा ये हम देख लेते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो उसके साइन और सिम्टम्स क्या है, दोनों हम कैसे पता करते हैं कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसका बेसल मेटाबॉलिक फंक्शन कम है या इसका बेसल मेटाबॉलिक फंक्शन ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर हम थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो पेशेंट जो होता है वो लेथार्जिक होता है। लेथार्जिक का मतलब ये है कि कुछ करने के मूड में नहीं होता है ना, कुछ करने का मन नहीं करेगा। और यही अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो वो वहाँ पे क्या रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा, मतलब वो बेचैन रहेगा, उसको ना किसी ना लेटे बर्दाश्त, उसको ना बैठे बर्दाश्त रहेगा, वो परेशानी रहेगा हमेशा, है ना। और हाइपोथायरॉयडिज्म वालों को जो है नींद बहुत आएगी, तो खूब नींद आएगी, खूब सोएंगे। और इसी का अपोजिट हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, उसको नींद जो है नहीं आता है ना, नींद नहीं आएगा, वो गफलत में रहेगा और इसी चक्कर में वो रेस्टलेस भी रहता है, ठीक। दूसरा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट का हार्ट रेट हमेशा कम मिलेगा, वो ब्रेडिकार्डिया रहेगा उसको, क्योंकि वो ज़्यादातर सोने वाले पोजीशन में रहेगा, ठीक। और यहीं पे जो है जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें टैकीकार्डिया देखा जाता है, क्योंकि जब पेशेंट रेस्टलेस रहता है तो उसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक। तो एक और है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले हैं उनमें उनको ठंड बहुत लगती है, बहुत ठंड लगेगी, है ना, बहुत ठंड लगेगी और भूख नहीं लगेगी, ठीक। उसके बाद भी वेट बहुत बढ़ेगा उनका, ठीक है। यही हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है कि उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, है ना, गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में क्या है कि उनको भूख खूब ज़्यादा लगेगी, या नॉर्मल लगे उससे ज़्यादा भी लग सकती है, और खाना भी ठीक ठाक खाएंगे और उनका वेट लगातार क्या होगा, कम होता जाएगा।
और हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को हमेशा जीआई प्रॉब्लम भी देखा जाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। यहीं हाइपरथायरॉयडिज्म में देखेंगे तो बार बार उनको जो है डायरिया की शिकायत रहती है लगातार, है ना। ये तो इसके दोनों के जो है कॉमन डिफरेंस हो गए। लेकिन अगर हाइपोथायरॉयडिज्म यदि चाइल्डहुड में हो जाए, समझ रहे हो, अगर चाइल्डहुड में हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म कहते हैं, जो मेंटल डेवलपमेंट को रोक देता है। ठीक है। और यही अगर एडल्ट में होता है ये, तो उससे मिक्स एडिमा होता है, यानी हाथ पैरों में सूजन रहेगा, टीबियल पेटिंग एडिमा देखने को मिलती है। ये सारी चीजें हैं इसमें। ओके, तो थायराइड में बेसिकली क्या है कि थायराइड तो एक ऑटो इम्यून डिजीज है ना। लेकिन मन में लोगों के ख्याल ये आता होगा कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है ना। तो ये बता दें कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती ही है, लेकिन इसके ऑटो इम्यून का भी बहुत बड़ा असर है हमारे बॉडी पर। अब अगर खाली हम आयोडीन की बात करें कि आयोडीन डेफिशिएंसी से कैसे होता है थायराइड पे इफेक्ट, तो होता ये है कि जो थायराइड अगर हार्मोन जो होते हैं T3 या T4 है, इसको बनने के लिए क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है। और एक प्रोटीन होता है जो टायरोसिन का काम करता है, वो होना चाहिए। ये दो मिलकर के T3 और T4 बनते हैं। तो यदि अगर ब्लड में आयोडीन कम है तो T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है। ठीक। लेकिन इसमें बात देखने वाली ये है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, जैसे मान लो कि अगर हम खाली ग्वाइटर की बात करते हैं तो ग्वाइटर हमको बाहर से भी दिखता है कि बड़ा सा निकला हुआ रहेगा, थायराइड ग्लैंड की साइज इंक्रीज हो जाती है, बड़ा हो जाता है। वो कैसे होता है उसको हम देखते हैं, उसका रीजन क्या है। दो तरह से उसको हम बता सकते हैं ग्वाइटर को। एक तो ट्रू ग्वाइटर है, दूसरा एक टॉक्सिक ग्वाइटर होता है। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस हमारा वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को जब सिक्रीट करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, जाकर के वर्क करता है। वो वहाँ से जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड पे जब एक्ट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, तो वहाँ क्या होता है T3 और T4 बनता है। ठीक। लेकिन अगर हाइपो जो है थैलेमस है वो खाली अगर रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता रहेगा, ठीक, और TSH जो हमारा है वो थायराइड ग्लैंड को अगर वो स्टिमुलेट नहीं कर पाता है, ठीक, मतलब अगर TSH का प्रभाव थायराइड ग्लैंड पे अगर नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, मतलब ये कि T3 T4 नहीं बनेगा। तो जब T3 T4 नहीं बनेगा तो क्या जाएगा, उल्टा फीडबैक जाएगा, है ना, कि नहीं बन रहा है। तो एक तो ये होता है कि जो हार्मोनल चेंजेस हैं या मेटाबॉलिक चेंजेस हैं, इसकी वजह से T3 T4 का लेवल कम हो जाता है। और सेल्स में, क्योंकि सारे सेल्स जो थायराइड में होते हैं वो थायराइड ग्लैंड के सारे सेल होते हैं, उसमें टायरोसिन सभी में होता है, रेड्यूज होता है। तो क्या होता है कि वो लगातार अगर हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन अगर भेजता रहेगा अगर वो, तो क्या होगा वहाँ पे, मतलब ये है कि टायरोसिन का लेवल बढ़ेगा, ठीक, और टायरोसिन का लेवल जब बढ़ेगा और थायराइड ग्लैंड जो है स्टिमुलेट नहीं हो रहा है तो बन नहीं पाएगा T3 T4, या तो कम बनेगा, ठीक। तो उसकी साइज बढ़ जाती है। जब साइज जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, वही ग्वाइटर सारे सेल्स के साइज बढ़ जाते हैं और जो है थायराइड ग्लैंड हमारा बड़ा दिखने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए कि जो आयोडीन डेफिशिएंसी से और भी क्या हो सकता है, और ये होता है मेंटल रिटार्डेड होता है, यानी पूरी तरह से बच्चे का विकास होता नहीं है इसमें। दूसरा ये है कि ये ग्रोथ पे भी असर डालता है, ग्रोथ
में जो है स्केलेटल पे ज़्यादा होता है, सॉफ्ट टिश्यू पे कम होता है। और इसमें डेफ म्यूलिज्म भी होता है, बच्चा बोल नहीं पाता है, ठीक से सुन नहीं पाता, ये भी एक इसका आयरन डिफिशिएंसी से होता है ना। उसके बाद में प्रेगनेंसी के दौरान एबॉर्शन भी होता है, वो भी एक कॉज है आयरन डिफिशिएंसी का। ठीक, स्टिल बर्थ, बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, वो भी एक कॉज होता है। लास्ट में छठे नंबर पे तो आता है ग्वाइटर, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना। तो इसके और भी बहुत सारे वो होते हैं। ठीक, अब इसके साथ में थोड़ा सा स्टॉप करो।